हिस्ट्री हमें सिखाती है कि कुछ ऐसे लीडर्स भी इस दुनिया में आए जिनके रिलेशनशिप्स बाकी मुल्कों के साथ ऐसे होते थे जैसे टूल्स हों। यानी उसको एज अ फ्रेंडशिप नहीं लेते थे, उसको एज अ टूल यूज करते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो 19th सेंचुरी के ऑटो वन बिस्मार्क की है। वो रशिया और जर्मनी पे वो रूल कर रहे थे और उनकी जितनी भी अलायंसेस बना करते थे वो इस बेसिस के ऊपर बनना करते थे कि जो उनको सूट करता है। अब सूट कर रहे हैं वो ये देखते थे कि ऐसे अलायंसेस जो उनको सूट कर रहे हैं उसके साथ उनका रिलेशन रहता था, ऐसे अलायंसेस ऐसे ममालिक जिनको उनसे लगता था उनको फायदा नहीं है तो उसको खत्म कर देते। अब वो जो बिस्मार्क जो थे ना, उन्होंने जब अलायंसेस जब तक वो जिंदा रहे वो अलायंसेस स्ट्रॉन्ग चलते रहे, जर्मनी सक्सेसफुल होता रहा, स्ट्रॉन्ग होता रहा, यूनिफाइड होता रहा। लेकिन जैसे ही वो चले गए तो सिस्टम सारे का सारा कोलैप्स हो गया। वो इसलिए कोलैप्स हो गया कि एक इंसान की जजमेंट के ऊपर सारा मुल्क चल रहा था। वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं था वहां पे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग जो उस जजमेंट को दोबारा एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करता। फास्ट फॉरवर्ड अभी हम 2026 में जो रिसेंट हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ डेवोस में, हम उसमें देखते हैं कि एक नाम हर जगह हमें नजर आया और वो अपने एलाइज और अपने जो कॉम्पिटिटर्स उन सबको इक्वली क्रिटिसाइज कर रहे थे, इक्वली टारगेट कर रहे थे। अब उसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत नर्वस हैं। उसमें हम देखते हैं एलाइज जो है वो भी कंफ्यूज है और राइवल जो है वो क्वाइटली एडजस्ट कर रहे हैं कि अब फर्दर स्टेप क्या होगा। सो इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी कि वो पर्सनैलिटी है वो उस बेसिस के ऊपर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनकी जजमेंट पे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। सो क्वेश्चन ये नजर आता है कि ट्रम्प अलोन जो है क्या वो वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप कर सकेंगे या वो और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे इस पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को। और हमने इसमें एक बात और भी अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि जो दुनिया है वो ट्रम्प को जब एनालाइज कर रही है, वो देख रही है, तो उसका साथ ही साथ वो रिलेशन हम जो बना रहे हैं वो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स के साथ भी बना रहे हैं। तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा से जो रही है, स्पेशली हम देखते हैं कोल्ड वॉर के टाइम से कि वो क्लोज अलायंस उनका रहा यूरोप के साथ भी और जापान के साथ भी, और वो रशिया और चाइना के अगेंस्ट उनकी डेटरेंस रही और बड़ी प्रिडिक्टेबल किस्म की लीडरशिप हुआ करती थी और पता होता था कि अगर फ्रॉम रिपब्लिकन और फ्रॉम डेमोक्रेट्स जो आ रहे हैं वो किस किस्म के फैसले लेगा। सो उसमें बहुत वो था, एक स्मूथली रन कर रही थी फॉरेन पॉलिसी भी, उसकी वजह से वर्ल्ड सिस्टम भी। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल शिफ्ट है, उस शिफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि एलाइज जो है इवन दे आर नॉट सेफ। और वो क्या कर रहे हैं कि उनको जो यूएस का जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है उन्हें तंग कर रहा है और उसके लिए वो एक फिर कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन सामने लाने की बात करते हैं जिसमें अमेरिका ना हो या कम से कम ट्रम्प की हुकूमत ना हो। अब ट्रम्प जो है ना, उसको कहा जाता है कि उसको जो स्टाइल था डेवोस का, उसको जब एनालाइज करते हैं तो देखिए बड़ा बोल्ड था, बड़ा इंस्टिंक्ट था, बड़ा वो क्या कर रहे थे, पर्सनल लेवरेज है उनके पास, तो वो क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे अपने स्पेशली अपने एलाइज को, यूरोप को, उनकी पॉलिसीज को। तो यानी उसकी जो यूरोप की स्पेशली जो ग्रीन एनर्जी है उस और इमिग्रेंट जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसिज्म करना या उनको मजीद टैरिफ से थ्रेटन करना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात करना। इवन कि उन्होंने ये भी जो ग्रीनलैंड को बाय करने का भी आइडिया फ्लोट किया और फिर बोर्ड ऑफ पीस जो सबसे बड़ी बात है उसको उन्होंने लॉन्च करने की बात की। तो अब और साथ ही वो एक क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स भी खत्म किए। लेकिन एनीवे जब वो जहां ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो अब ये कहते हैं कि देखिए ग्रीनलैंड जो है उसको मुझे वी नीड टू बाय इट और उसमें हमें सपोर्ट चाहिए यूरोप की। अब क्या ये कोई ट्रम्प डॉक्ट्रिन है जो स्मूथली चल रहा है या वहां ऐसा कोई डॉक्ट्रिन है ही नहीं? तो ये अब कुछ जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ट्रम्प डॉक्ट्रिन मौजूद है और वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसैक्शन पॉलिसी। लेकिन हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रीनलैंड को भी देखते हैं तो ग्रीनलैंड को अक्वायर करना एक सिंबॉलिक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसके पीछे। इस तरह टैरिफ जो है वो आप शॉर्ट टर्म लेवरेज तो ले रहे हैं लेकिन आपका अपना भी नुकसान है। सिमिलरली आप ईरान को देखते हैं तो कभी आप ईरान से दोस्ती करना चाहते हैं, कभी आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। तो कोई प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है ट्रम्प पे। ये बड़े इंपल्सिव बिहेवियर है, ये बार्गेन की बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है, गेम है जिसपे इवेंचुअली लॉस अमेरिका का होगा। अब जो एलाइज हैं वो बेचारे क्या करें, वो रिवैल्यूएट करें। आई मीन पूरे का पूरा यूरोप, स्पेशली आपने अगर स्पीच सुनी हो उनकी जर्मन लीडरशिप की और उनकी कैनेडियन पीएम की, तो आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा वो, और इवन फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रोन की, तो आपको लगा होगा कि वो कितना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है उनके स्पीचेस में टुवर्ड्स अमेरिका और किस तरह से वो चाह रहे हैं कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें यूरोप भी सेफ हो। तो अब इस सारे और वो सेफ होने के लिए वो आपने देखा कि रिसेंट इस मंथ में स्पेशली जो जितने भी जर्मन और विजिट्स रहे लीडरशिप के या रहे
बाकी यूरोपियन स्टेट्स के विजिट्स रहे, वो सारे उन्होंने दे वर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर ऑप्शंस। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि गेन किसको मिल रहा है। अब देखें, गेन ये है कि चाइना ऑब्वियसली वो फाइट नहीं करना चाहता यूएस के साथ, तो वो चाइना के लिए गेन यही काफी है कि उसकी मार्केट्स को एक्सेस वो दे रहा है यूरोपियन कंट्रीज को भी। आपने देखा कि कैनेडियन पीएम का विजिट आपने देखा, और फिर आपने बाकी उनकी कोऑर्डिनेशन देखी विद द रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। तो चाइना जो है बड़ा काम और स्टेबल नजर आ रहा है। वो उसको पता है कि मैंने अब फर्दर जो डेवलपमेंट करनी है अपनी मार्केट्स को एक्सपैंड करने के लिए, वो यूरोप के साथ करनी है, बिकॉज यूरोप इज फीलिंग इटसेल्फ अलोन। और यहाँ पे जो रिस्क जो वर्ल्ड को फर्दर हमें फील हो रहा है कि वो होगा, वो क्या होगा कि अलायंसेस जो है ना अब वो मजीद वीक होंगे, क्योंकि अलायंसेस क्योंकि टाइम बाउंड होंगे, वो सिर्फ बेस कर रहे होंगे उस वक्त की पॉलिसीज के ऊपर, तो उस वक्त तो बनाएंगे, लेकिन ये सारी की सारी डील्स होंगी, बार्गेन्स होंगे इसमें, तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें बहुत ज्यादा सामने आएंगे, और क्राइसिस मैनेजमेंट भी स्लोअर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं वो भी दे आर नॉट इन अ वेरी गुड वर्किंग कंडीशन। हमने यूएन को देख लिया, उसका क्या रोल रहा, जितनी भी अभी रिसेंट क्राइसिस है उसके अंदर हम देखा कि वो किस तरह से उसकी बात को माना नहीं जा रहा, उसके डिसीजन को वीटो करता रहा अमेरिका। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा एनार्किक वर्ल्ड है जिसके अंदर हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, और ऐसा कोई हेजमोनिक स्टेट भी मौजूद नहीं है कि कम से कम वो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दे। कहा जाता है ना कि समटाइम्स हेजमोन जो होता है वो रीजन में पीस भी, वो वर्ल्ड में पीस भी लेकर आता है। वो पीस इसलिए लेकर आता है कि वो एक ही हेजमोन की पॉलिसीज जब सब पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है तो वो आपस की लड़ाइयां कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो यूएस है उसकी लीडरशिप अंडर ट्रम्प, इवन दे आर कंफ्यूज, ट्रांसैक्शनल पॉलिसीज बना रहे हैं, अपने एलाइज को टारगेट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिटर्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये फर्दर क्योस क्रिएट कर रही है। तो अब 80 ईयर्स तक से हमने देखा कि यूएस के जितने भी रूल्स थे ना, वो हमेशा अपने एलाइज के साथ वो स्मूथली चलता था, और वो मिलकर अपने जो कम्पिटिटर्स थे उनके साथ उनकी राइवलरी चलती रहती थी। लेकिन अभी हमें नजर आता है कि वो भी मौजूद नहीं है, बल्कि अलायंस खुद भी बहुत परेशान है कि क्या किया जाए। सो ये प्रॉब्लम जो है ना वो ये नहीं है कि ट्रम्प जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि अब ना सिर्फ ये कि अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, बल्कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि वो स्टेबिलिटी को थ्रेटन करेगी इन फ्यूचर। I would really like to know your opinion about it. Comment section में comment जरूर करें. Like this video and subscribe the channel. And in the next video, we are going to discuss another international issue. Thank you.